डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके साइकेट्रिस्ट भी स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी स्टडी करते हैं, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स भी स्टडी करते हैं। तो व्हाट्स द मेन डिफरेंस कि वो लोग भी ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और एक सोशोलॉजिस्ट बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट आप भी इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। द मेन डिफरेंस जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी लोगों से वो है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बिकॉज जो बाकी लोग स्टडी कर रहे होंगे वो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे स्टडी नहीं कर रहे होंगे, बट बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द सोशोलॉजी, आप बीइंग अ सोशोलॉजी ऑफ अ हेल्थ एंड इलनेस रिसर्चर, आप सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को नंबर वन रखते हैं इन रिसर्च ऑफ दीज ऑल दीज थिंग्स। तो अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो जो हमारा सोशोलॉजिस्ट है वो क्या स्टडी करता है? तो हमारा सोशोलॉजिस्ट स्टडी करता है सोशल पैटर्न और इंडिविजुअल बिहेवियर, public issue over personal troubles and the social groups and institution over individuals। अच्छा, अब बात करते हैं हम वन बाय वन अबाउट द सोशल पैटर्न ओवर इंडिविजुअल बिहेवियर की। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल हम ये लेते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है कि एक खातून जिसको घर में डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ा, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास आती है हेल्प के लिए। अब साइकोलॉजिस्ट की क्या मैक्सिमम ट्राई होती है? उसकी ट्राई ये होती है कि उस वो खातून की जो सेल्फ इमेज है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, उसको दोबारा से रिगेन करे, उसको दोबारा से इस काबिल करे कि वो अपने आप का जो उसका कॉन्फिडेंस है उनको मेंटेन कर सके। अच्छा, अब जो साइकोलॉजिस्ट है वो तो ये स्टडी कर रहा है, वो ये तो नहीं देख रहा कि जो खातून आई है जिसको घर में डोमेस्टिक वायलेंस फेस करनी पड़ गई है, वो किस वजह से फेस करनी पड़ी है या उसके रूट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अब जो सोशियोलॉजिस्ट है वो इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं जी आप इसको ज़रूर खातून को लेकर इस तरह से डील करें, बट आप वो सोशल पर्सपेक्टिव भी देखें जिसकी वजह से उसको घर में डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ रहा है। मीन साइकोलॉजिस्ट के पास तो खातून तब आएगी, ऑब्वियसली जो एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार खातून है वो बहुत लेट आती है डॉक्टर के पास, जब वो फिजिकली या मेंटली बहुत ज़्यादा अब्यूज हो चुकी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा कि उसको कहेगा कि वो अपना जो हस्बैंड है उसको, उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो हस्बैंड को छोड़ सके या उससे बात कर सके। बट हमारा जो सोशोलॉजिस्ट है वो कहेगा जी उसके रूट कॉजेज क्या हैं, आखिर क्या वजह है कि ख़वातीन को ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। मेल्स को तो इतना डोमेस्टिक वायलेंस नहीं फेस करनी पड़ती, हमारे यहाँ ख़वातीन को क्यों फेस करनी पड़ती है, वो उसके रूट कॉजेज देखेगा। फर्दा आपके जो लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ताकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ताकि वो उसको लेके कोई लॉ जनरेट कर सकें ताकि जो ख़वातीन हैं उनको दोबारा दोबारा से डोमेस्टिक वायलेंस फेस ना करना पड़े। तो डेटा डिफरेंस जो आपका सोशोलॉजिस्ट है वो सोशल पैटर्न को स्टडी करता है ओवर द इंडिविजुअल बिहेवियर पे। फर्दर अगर हम बात करते हैं अबाउट द पब्लिक इशू ओवर पर्सनल ट्रबल्स, इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल्स देती हूँ। लेट्स सपोज एक एरिया है, वहाँ पे एक बच्चे की डेथ हुई बिकॉज ऑफ ल्यूकीमिया की वजह से। अब एक बच्चे की डेथ हुई ल्यूकीमिया की वजह से, वो उस फैमिली का पर्सनल प्रॉब्लम है बिकॉज इट्स अ ट्रेजेडी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि उनके साथ मोर्टेलिटी हुई, उनके लिए बहुत एक मिसहैप है, बट वो उनका पर्सनल इशू है। लेकिन अगर उसी एरिया के अंदर 5-6 घर हैं और 5-6 घरों के अंदर सब के अंदर खुदा ना खास्ता कोई ना कोई डेथ होती है किसी बच्चे की बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, तो वो फिर वो पब्लिक इशू बन जाता है। आखिर ऐसे क्या रीजन है कि इस एरिया के अंदर डेथ्स हो रही है और सेम रीजन की वजह से हो रही है? यानी कोई वाटर कंटेमिनेशन तो नहीं है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर तो नहीं है। तो जो हमारा सोशियोलॉजिस्ट है वो क्या स्टडी करेगा, वो पब्लिक इशू को स्टडी करेगा ओवर पर्सनल ट्रबल। नहीं, वो ये भी स्टडी करेगा कि आखिर ऐसी क्या रीजंस हैं जो फैक्ट्रीज जो अपना प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करती हैं, या कुछ जो केमिकल डेंजरस फैक्ट्रीज होती हैं वो वहाँ जाके अपनी फैक्ट्रीज क्यों लगाती हैं जहाँ पे लोग जो हैं लोअर सोशो इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेटस के साथ रह रहे होते हैं या पॉवर्टी में रह रहे होते हैं, वो बड़े सिटीज के अंदर जाके फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाती हैं? आखिर ऐसी क्या रीजन है कि कुछ लोगों के अंदर कुछ सर्टेन डिजीजेज हो रही हैं और कुछ लोगों के अंदर सर्टेन डिजीजेज नहीं हो रही हैं? तो हमारा जो सोशियोलॉजिस्ट है वो पब्लिक पर्सनल ट्रबल पे ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, वो फोकस करेगा पब्लिक इशू के ऊपर। फर्दर जो थर्ड, हम अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमारा सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करेगा सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स। अच्छा, इसके ऊपर अगेन जो है चार्लिस एक सोशियोलॉजिस्ट है, उसने 2003 में एक ऑब्जर्व किया और उसने उसको अपनी बुक के अंदर डिफाइन किया।
उसने कहा जी मैं एक अपने रिलेटिव को देखने हॉस्पिटल के अंदर गया। जस्ट वो इल था तो मैं उसको मिलने गया हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने क्या देखा कि एक जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है वो राउंड कर रहे हैं वार्ड के अंदर। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर राउंड कर रहे होते हैं तो उनका सीनियर प्रोफेसर होता है, उसके साथ उसकी पूरी टीम होती है जिसमें उसके असिस्टेंट प्रोफेसर भी होते हैं, उसके मेडिकल ऑफिसर्स भी होते हैं, उसके रेजिडेंट्स भी होते हैं, उसके हाउस ऑफिसर्स भी होते हैं। अच्छा, वो जो पूरी टीम थी वो एक पेशेंट के बेड के पास खड़ी हुई थी, खातून के बेड के पास जिसकी मिस्टेक्टमी की गई थी। अब वो जो उनका प्रोफेसर था वो उनसे कह रहा था, वहाँ पे डिस्कशन हुई, वो वहाँ से बाहर आ गया। बाहर आके उसने अपने रेजिडेंट से कहा आप लोग मेरी आके बात सुने। सारे उसके पास चले गए। उसने कहा इसका जो वूंड है वो किसने क्लोज किया था, ये जो स्टिचेस लगाए हैं, मैं तो कभी आपको नहीं सिखाया कि आप इस तरह के स्टिचेस लगाएं। हम इस खातून की इतनी अच्छी केयर कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने इसका वूंड क्लोज करके सारा जो है मेहनत खत्म कर दी है। इट्स लाइक अ बुचर, आप डॉक्टर नहीं लग रहे मुझे। उसने बहुत ज्यादा अपने जो उसके रेजिडेंट्स थे या उसके मेडिकल ऑफिसर्स थे उनकी इंसल्ट की, के साथ मिसबिहेव किया। फर्दर मोर उसने कहा कि आपने ये जो स्टिचेस लगाए हैं ये एक और प्रोफेसर का तरीका है, ये मेरा तरीका नहीं है। अगर आपने मेरे साथ काम करना है तो यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अब जो स्टिचेस क्लोज, जिससे वूंड क्लोज किया गया था, वो भी एक साइंटिफिकली ठीक था। इट वाज नॉट रॉन्ग, वो बिल्कुल ठीक था। अब अगर एक लेमन पर्सन इस पूरी गुफ्तगू को देखेगा तो वो कैसे लेगा, वो ये कहेगा कि जी बड़ा केयरलेस रेजिडेंट है और जो डॉक्टर है बड़ा अथॉरिटेटिव ऑटोक्रेटिक डॉक्टर है, और वो इस सीन को इस तरह से लेगा। बट अगर आप बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट वहाँ पे हैं तो फिर आप कैसे स्टडी करेंगे? आप ये स्टडी करेंगे कि आखिर ऐसा क्या फिनोमेना है कि जो डॉक्टर है वो साइंटिफिक डेटा पे बात नहीं कर रहा, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात कर रहा है। मेडिकल प्रोफेशन के अंदर क्यों ऐसा है, उनका कल्चर क्यों ऐसा है, अथॉरिटेटिव क्यों है? वो ये चाहते हैं कि पावर उनके पास हो, वो ये चाह रहे हैं कि वो साइंटिफिक डेटा को ना देखें, वो पर्सनल एक्सपीरियंस को देखें, वो ये चाह रहे हैं कि उनका जो ट्रेनिंग है, जो रेजिडेंट है, जिस तरह से वो कह रहे हैं उस तरह से फॉलो करे। तो ये जो हमारा सोशियोलॉजिस्ट है वो उसके देखेगा आखिर सोशल पैटर्न क्या है इस चीज़ का। वाई मेडिकल प्रोफेशन के अंदर ये पावर जो है ये शुरू हो रही हमेशा से रही है, और आखिर इसका किस तरह से डिक्लाइन होगा या किस तरह से हम इस पावर को शिफ्ट कर सकते हैं। एक और फर्दर जो है हमारे एक और सोशियोलॉजिस्ट ने 2008 में स्टडी की थी, बैकर ने। उसने फिर अगेन इसको स्टडी की। उसने कहा जी, अगेन उसने सोशल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को देखा। उसने स्टडी की अंदर फाइब्रोमिलेजिया। फाइब्रोमिलेजिया एक डिजीज है जिसकी कोई क्योर भी नहीं है और कोई डायग्नोसिस नहीं है, उसके सिम्टम्स भी डिफरेंट वेरी कर रहे होते हैं। उसने देखा जी एक ऑनलाइन एक फाइब्रोमिलेजिया का ग्रुप बना हुआ है जिसमें बहुत से पेशेंट्स जो हैं जो फाइब्रोमिलेजिया की हैं, उन्होंने एक सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है और वो उसमें आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। वहाँ उसने देखा कि एक लेडी सारा ने एक पोस्ट लगाई हुई थी। उसने कहा कि जी मैं अपने डॉक्टर के पास गई, जो मेरा सेंटर था, मेडिकल सेंटर। वहाँ पे एक न्यू डॉक्टर आई हुई थी। मुझे लगा, सारा ने कहा कि मुझे लगा कि डॉक्टर जो है ये फ्रेशली ग्रेजुएट है और अभी ये मेडिकल स्कूल से निकल के आके बैठ गई है। जब मैंने डॉक्टर को अपनी सारी प्रिस्क्रिप्शन बताई, सारा बता रही है, तो डॉक्टर ने फ़ौरन ही मेरी प्रिस्क्रिप्शन जो है मेडिसिन चेंज करना शुरू कर दी। उसने कहा ये मेडिसिन आप लेंगी, ये आप चेंज करेंगी, ये चेंज करेंगी। कहते जब मैं इसको सारी मेडिसिन बता दी तो मैं उसने जब चेंज कर दी तो मैंने उसका व्हाट अबाउट माय पेन। तो उसने कहा जी फाइब्रोमिलेजिया इट्स पेन, इसका कोई अ, ना सिम्टम है, मतलब ना इसका कोई ट्रीटमेंट है। जो पेन है ये पेन आपके माइंड में है। आप सिंपल एक्सरसाइज करें, आप अच्छी डाइट लें, इसके थ्रू आप अपनी जो है डिजीज को कंट्रोल कर सकती हैं। सारे ने कहा कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गई कि मैं इतनी पेन में हूँ और मेरी डॉक्टर जो है मुझे ये एडवाइस कर रही है कि आप सिंपल एक एक्सरसाइज करें या आप सिंपल जो है अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। शी सेड कि मैंने उसी वक्त ही उस डॉक्टर को बस उस डॉक्टर को के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, बट मैंने उसका जो प्रिस्क्रिप्शन था वहीं पे उसको टेयर ऑफ करके उसको दे के मैं वापस आ गई। अच्छा, अब हम फिर दोबारा अगर इस स्टोरी को देखें, एक लेमैन पर्सन इस स्टोरी को देख रहा है तो कैसे लेगा? वो ये कहेगा कि जी ये डॉक्टर बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं थी, उसके पास नॉलेज नहीं था, या उसने अपने पेशेंट को प्रॉपर सुना नहीं, या जो जो पेशेंट है ये डॉक्टर की एडवाइस पे अमल नहीं कर रही तो पेशेंट ठीक नहीं कर रही है। सो ये एक जनरल कंसेप्ट है जो एक लेमन पर्सन देखेगा। बट अगर बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट आप देख रहे हैं तो आप कैसे देखेंगे? आप फिर उसको स्टडी करेंगे सोशल ग्रुप्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस को, कि आप ये देखेंगे कि मेडिकल फील्ड के अंदर कहीं ये तो नहीं है कि
उस डॉक्टर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहिए था पेशेंट को कि आप सारा ब्लेम पेशेंट को नहीं दे सकते कि वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो क्यों नहीं कर रही। मीन आपको ये भी तो देखना चाहिए इज देयर एनी सर्टन थिंग्स जो डॉक्टर के बिहाफ पे डॉक्टर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करता, उसको काउंसल करता, उसको कॉन्फिडेंस में लेता। और ये सारा का फॉल्ट है कि सारा को अपने डॉक्टर की सुननी चाहिए थी। सो व्हाट आर द सोशल पैटर्न बिहाइंड दिस फेनोमेना, सोशियोलॉजिस्ट उसको स्टडी करेगा ताकि उस चीज़ का रूट काज तक जाके उसको ख़त्म कर सके या उसको सोसाइटी के अंदर बेहतर तरीके से पेश कर सके। इसके अलावा सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे प्रिवेंशन ओवर द ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट से पहले हम किस तरह चीज़ को रोक सकते हैं बाय द प्रिवेंशन। अच्छा, अब ये तो हम एक सिंपल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। द मेन थिंग जो कि अंडरलाई करती है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर वो है पावर। पावर क्या होती है? द पावर इज द एबिलिटी टू गेट अदर्स टू डू व्हाट अदर्स वन वांट। सो पावर की डेफिनेशन ये है। अगर हम फर्दर अबाउट द पावर देखते हैं, अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, सो हम बात करते हैं हु हैज द पावर, हाउ ग्रुप्स गेट पावर, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पावर डिफरेंशियल्स, व्हेन सम ग्रुप हैव मोर पावर देन द अदर। सोशियोलॉजिस्ट ये जरूर स्टडी करता है पावर किसके पास है, और ये जो पावर के मतलब कुछ ग्रुप्स के पास पावर ज़्यादा है, कुछ के पास पावर कम है। अब वो जो पावर का एक डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादा कम की वजह से आपकी जो सोसाइटी है उसको क्या फेस करना पड़ रहा है। मीन ऐसा तो नहीं है जिनके पास पावर ज़्यादा है उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, और जिनके पास पावर कम है उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है और उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कम है। तो ये जो मेन सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव हम स्टडी करते हैं, हु हैज़ पावर, हाउ ग्रुप्स गेट पावर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पावर डिफरेंशियल्स। ये इज अ कंसेप्ट इन द सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो हम देखते हैं कि पावर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। मीन कि आप किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर को अमंग ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ताकि आप सोसाइटी को एक उसमें प्रॉपर कोहेरेंट वे में लेके आए और आपका जो हर पर्सन है उसे प्रॉपरली उसके हिसाब से जितनी भी उसको एक मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उसको हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए, वो उसको अवेलेबल हो। और इसके साथ साथ आप सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव में हम जो हैं पर्सनल इश्यू को नहीं देखेंगे, हम पब्लिक इंटरेस्ट को देखेंगे और हम सोशल ग्रुप को देखेंगे रादर देन द इंडिविजुअल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।